हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 200 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी, केवीएस एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 21 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? ऑप्शन ए है सर हेनरी मेन, बी है लॉर्ड एक्टन, सी है हब्स हाउस, डी है मिल। आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का ए सही हो जाएगा, सर हेनरी मेन ने। सर हेनरी मेन ने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया बताते हुए कहा है कि इतिहास घटिया दर्शन है तथा घटिया विधि के रूप में उन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन ए सही है, 21 का ए। आगे चलते हैं दोस्तों, 22 का देखते हैं। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है, ये बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्ति, बी है जनता, सी है वर्ग, डी है दल। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो वर्ग है वो ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? ऑप्शन ए है स्व संबंधी एवं पर संबंधी, ऑप्शन बी है प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक, ऑप्शन सी है धार्मिक एवं नास्तिक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 23 का ए सही हो जाएगा, स्व संबंधी एवं पर संबंधी के बीच में उन्होंने मानवीय कार्यों का क्या किया है? विभाजन किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय जो कार्य है, मानवीय कार्य है, उनका विभाजन उन्होंने स्व संबंधी एवं पर संबंधी के रूप में किया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का साधन है, यह कथन किसका है? एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का साधन है, यह कथन किसका है, ये बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस का, बी है एवी डाइसी का, सी है जेली नेक का और डी है जी.वी. शाह का। तो आंसर हो जाएगा जेली नेक का। किसका ये कथन है? तो जेली नेक ने कहा है कि एक आधुनिक राज्य जहां संविधान नहीं है वहां अराजकता का शासन हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था, जेली नेक का। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? भारत में नियंत्रक या महालेखा तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है, ये बताना है। ये है राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित वित्त कॉलेजियम द्वारा, ऑप्शन बी है संसद की लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा, सी है संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है नियंत्रण महालेखा परीक्षक अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ये बताना है आपको कि निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है सामंत एवं गुरुकुल, ऑप्शन बी है राजा एवं कोश, ऑप्शन सी है मित्र एवं बल, ऑप्शन डी है मित्र एवं कोश। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का? 26 का आंसर
ये सही हो जाएगा। सामंत एवं गुरुकुल जो है वो सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। तो सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया था उसमें कौन कौन सम्मिलित थे ये बात आता है। तो एक हो जाएगा स्वामी, याद रखिएगा स्वामी हो जाएगा दोस्तों। दूसरा हो जाएगा अमात्य, दूसरा अमात्य नोट कर लीजिएगा कहीं या आप लोगों को मालूम ही होगा अमात्य। तीसरा हो जाएगा फ्रेंड्स जनपद, जनपद आपका। और इसके बाद दुर्ग, जो किला बनाया जाता था वो हो जाएगा दुर्ग। एक हो गया, 2, 3 और 4। 5वें नंबर पे आप ले लेंगे कोष को, कोष रहेगा, पैसा रहेगा तभी कुछ होगा, कोष। 6 पे आ जाता है दोस्तों दंड, जहाँ बल से अभिप्राय लगा लेंगे इसका, यहाँ बल है। और 7 पे आ जाएगा आपका मित्र, जो मित्र रहते हैं आपके आँख कान नाक होते हैं, ये सभी चीज़ें देखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सप्तांग सिद्धांत है, जिसमें स्वामी का उल्लेख है, अमात्य का, जनपद का, दुर्ग का, कोष का, दंड का और मित्र का। जिसमें सम्मिलित नहीं है तो वो है सामंत और गुरुकुल, कहीं सम्मिलित नहीं है, ये आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 27 का देख लेते हैं। किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ऑप्शन ए है एंजिल्स, बी है लेनिन, सी है स्टालिन, डी है लास्की। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। लेनिन ने ये कहा है, लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, ऐसा लेनिन का कहना था। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? अगर कोई रिक्त पद रह गया है, खाली है 1-2, तो उसको भरने के लिए कोई चुनाव कराया जाता है, निर्वाचन कराया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है नामांकन, बी है उपचुनाव, सी है निर्वाचन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उपचुनाव कहा जाता है, उपचुनाव कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 29 देख लेते हैं। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है बेंथम, सी है J.S. मिल, डी है T.H. ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। J.S. मिल ने प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक लिखी है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब J.S. मिल की बात आ गई है, तो J.S. मिल ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? तो J.S. मिल ने दोस्तों कई पुस्तकें लिखी है, जिसमें से एक आता है द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, इसको याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको याद रखिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक उनकी पुस्तक है। एक दूसरी पुस्तक थी ऑन लिबर्टी, ये सभी लोग जानते होंगे, ऑन लिबर्टी, इसको याद रखिएगा, लिबर्टी। और एक पुस्तक उनका था जो है आपका प्रतिनिधि सरकार। तो ये 3 पुस्तकों को कम से कम याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसमें क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहले कौन किससे संबंधित है ये देख लीजिए। जो गोलकनाथ केस है ना, वो मौलिक अधिकार से संबंधित था, इसको आप याद रखिएगा। गोलकनाथ जो केस है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे आ गया शमशेर सिंह केस। जो शमशेर सिंह केस था वो राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था, तो इसका डी से कर लीजिएगा। मिर्नवा मिल्स केस जो है दोस्तों, एक इससे ए वाला पहले 4 मिला लेते हैं, ये आपको मिल जा रहा है आधारभूत संरचना जो है उससे है। अब इसके बाद आपका बच गया तीसरा का जो मिर्नवा केस था वो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित था। तो इस तरह आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका मिलान यही बी से ही मिल जा रहा है। बी ए का बी, तो ए का बी हो गया, दूसरे का आपका डी है तो दूसरे का डी हो गया, तीसरे का सी है तो तीसरे का सी हो गया, और चौथे का ए है तो चौथे का ए का। तो आंसर आपका ए बी वाला सही होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिए और प्रयास करिए कि नोट कर लें कि कौन केस किससे संबंधित है। जो गोलकनाथ केस है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। शमशेर केस जो है वो राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है। मिर्नवा मिल्स केस जो है वह आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। और इसके बाद केशव
केशवानंद जो भारती है, केशवानंद भारती केस, वो मतलब आपका जो प्रस्तावना है, प्रियम्बुल है, उससे संबंधित है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत से संबंधित है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, 31 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? भारत का जो है संघवाद के जो उदाहरण को किस नाम से विश्लेषित, मतलब उसको नाम दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है विशुद्ध संघवाद, बी है शास्त्रीय संघवाद, सी है अर्ध संघवाद, डी है और इसके बाद प्राचीनतम संघवाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का? सी सही हो जाएगा। अर्ध संघवाद के नाम से क्या किया जा सकता है? नाम दिया जा सकता है। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? तो आंसर हो जाएगा अर्ध संघवाद के नाम से किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस पे आधारित है ये बताना है। आधुनिक कानून के स्वरूप पर, ऑप्शन बी है न्यायिक प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी है अपराध के विशेषीकरण पर, ऑप्शन डी है कार्य विशेषीकरण पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। हमारे हिसाब से बी ही सही होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, कार्य विशेषीकरण पर। ठीक है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत आधारित है वह आंसर आप डी करिएगा दोस्तों, कार्य विशेषीकरण पर। ठीक है, आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। एक देश तब गणतंत्र कहा जाता है जब वहाँ एक गणतंत्र, कौन है? हमारा देश गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र देश है। तो यहाँ पे क्या रहा है, क्या होगा तो गणतंत्र कहा जाएगा, ये बताना है। ऑप्शन ए लोकतंत्र होता है, बी ए लिखित संविधान होता है, सी ए निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है, डी ए सर्वोच्च जो है संसद सर्वोच्च होती है। तो इसमें आंसर आपका सी के साथ जाएगा दोस्तों, जहाँ निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, राज्याध्यक्ष होते हैं, वही क्या कहा जाता है? गणतंत्र। जैसे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह जैसे वंशानुगत नहीं है, वंश के अनुसार नहीं चल रहे हैं कि कोई उनका बेटा उनका पोता ऐसे बन रहा है। उनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष पद्धति से, जो हम विधायक या सांसद चुने रहते हैं उन्हीं में से निर्वाचन मंडल होता है, वही उनको चुनता है या वोट देता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 34 नंबर। सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है प्लेटो ने, बी ए हीगल, सी ए मैक्स वेबर, डी ए कार्ल पापर। तो आंसर क्या हो जाएगा 34 का? 34 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, मैक्स वेबर ने। सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। राज्य नहीं ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइबर, बी ए गार्नर, सी ए गेटले और डी ए मोरमान। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। यह कथन गार्नर का है। गार्नर महोदय का मानना है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा गार्नर महोदय का, ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन लॉक ने किस में अंतर किया है? जॉन लॉक ने किस में अंतर किया है ये बताना है। ए राज्य एवं सरकार में, बी ए राज्य एवं संप्रभुता में, सी ए राज्य एवं संघ में, डी ए राज्य तथा जनसंख्या में। तो किसमें किया अंतर? तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा, राज्य एवं सरकार में। जॉन लॉक ने किसमें अंतर किया है? तो आंसर हो जाएगा राज्य तथा सरकार में। एकदम रट जाइए दोस्तों, कहीं से छूटना नहीं चाहिए। बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, अच्छा से प्रयास करते रहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? किस सिद्धांत का? तो बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए गियर के, ऑप्शन बी ए हाब्स, सी ए मोटलैंड, डी ए GDH कोल। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा जो कॉमन है और कुछ एक अलग है। तो इसका आंसर जो जाएगा 36 का दोस्तों, हाब्स। हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, तो इनका आंसर हो जाएगा कि ये बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है। बाकी के जो तीनों है गिरगे, मैटलैंड और GDH कोल,
ये क्या है, बहुलवाद के समर्थक है, तो इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, यह कथन किसका है? ए है एडम स्मिथ, बी ए गांधी, सी ए नेहरू और डी ए जेफरसन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। जेफरसन का कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की, ऐसा मानना था जेफरसन महोदय का। ऑप्शन डी आपका 38 का सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मार्क्स ने इंद का सिद्धांत दिया है, मार्क्स ने इंद का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए इंगिल्स, हेगल, आमेन, रिकार्डो। किससे लिया है? सॉरी, मार्क्स ने इंद जो है डायलेक्टिक्स का जो सिद्धांत लिया है वो किससे लिया है ये बताना है। तो 39 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, हेगल से लिया है। ठीक है, हेगल्स ने इन्होंने द्वंदात्मक जो है, द्वंदात्मक यहाँ रहना चाहिए, द्वंदात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत था वो मार्क्स के संपूर्ण चिंतन पर आधारित है और इसी सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने द्वंद्ववाद के विचार जो हेगल के है द्वंदात्मक पद्धति से ग्रहण किया है। तो यहाँ पे द्वंद्व रहना चाहिए, ऐसा कुछ रहना चाहिए। द्वंदात्मक सिद्धांत मार्क्स ने कहाँ से लिया है? तो आंसर हो जाएगा हेगल से, ये आपको याद रखिएगा, हेगल से। आगे चलते हैं 40 नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है वो बताना है। क्रीटो, रिपब्लिक, एथिक्स, एपालाजी। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एथिक्स जो है वो प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी के तीनों पुस्तकें क्या है? प्लेटो द्वारा लिखी गई है। तो प्लेटो ने कौन कौन पुस्तकें लिखी है? एक हो गया एपालाजी हो गया, रिपब्लिक हो गया, क्रीटो हो गया और एक और है मीनो, भी उसने पुस्तक लिखी है, मीनो नाम से भी लिखी है। और इसके बाद आपका जॉर्जियस भी उसकी पुस्तक का नाम है, तो ये याद रखिएगा, जॉर्जियस, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये 5 पुस्तकें हैं तो इनको जरूर याद रखिएगा। नंबर 1 हो जाएगा ए क्रीटो, 2 हो गया मान लीजिए ए, 3 हो गया रिपब्लिक और इसके बाद 4 हो गया ए और 5 हो गया ए। तो इसको आप याद रखिएगा। ये सब पुस्तकें हैं जो प्लेटो की हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और ये अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, आपके पास हमेशा नई नई संभावना है। अभी झारखंड का जो है आ गया है फार्म, जो भी बनना चाहे झारखंड टीचर के लिए वो भर सकते हैं, आपको ये नहीं सोचना है। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।